वेलकम बैक। कहानी कुर्सी के में अब चर्चा दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले घमासान मचा है। वोटर लिस्ट में खेल के आरोपों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। शुरुआत अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली से हुई। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 15 दिन में 12% वोटों में हेरफेर का खेल किया गया है। वो तो ये भी कह रहे थे कि आपको वोट देने से रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है। आप वोट नहीं दे पाएंगे तो आपको योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो आप ये समझ लीजिए ये खेल कौन कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं करीब 10 सेलेक्ट लोगों के नाम सामने आए हैं जो वोट घटाने और बढ़ाने का मीटर सेट कर रहे हैं। आप पहले बयान सुने जो आरोप लगा, फिर उसके ऊपर प्रत्यारोप भी हुआ। दोनों आप सुने। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 है। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योति माला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डिलीट। ये कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या? डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे। किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए। हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1,19,00,000। 2015 का विधानसभा चुनाव होता है। अचानक मतदाताओं की संख्या हो जाती है 1,33,00,000। 14 लाख से सीधा 33 लाख, मतलब 13 लाख से ज्यादा वोट अचानक 8-9 महीने में बढ़ाए जाते हैं। कहां से आए ये 14 लाख लोग? कौन लाया इनको? कोई जवाब नहीं है। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है। दिल्ली की जनसंख्या उस समय मतदाता 1,39,00,000। उस 5 सालों में देखिए आप 33 से 39 पहुंचे हैं। 15 से लेकर 19 तक 4 सालों में 6 लाख लोग बढ़ते हैं। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव होते ही वो मतदाता 1,48,00,000 हो जाते हैं। फिर 5 महीने के अंदर 9 लाख आदमी बढ़ते हैं। कौन है वो 9 लाख आदमी? और वही खेल अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,53,00,000 मतदाता है, वही खेल दिल्ली में अब खेला जा रहा है। समीर जी, दिल्ली का वोट इधर उधर हो रहा है क्या? क्यों परेशान हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये बात वो व्यक्ति कर रहा है जो दिल्ली का 10 साल से मुख्यमंत्री रहा है। अब ठीक है, अभी तो आतिशी जिम्मेदारी संभाल रही है। दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, और लोकप्रिय है भी, जिनकी पार्टी ने एक तरफा कांग्रेस का पूरा वोट बैंक ले लिया। कांग्रेस का 2 चुनाव में खाता नहीं खुला, और भारतीय जनता पार्टी की यह स्थिति रही कि भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव में 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इतनी प्रचंड जीत दिल्ली में जीतने वाले अरविंद केजरीवाल आज 2025 के विधानसभा चुनाव में यह कह रहे हैं कि 12% वोट इधर से उधर किए जा रहे हैं। यह अरविंद केजरीवाल का डर बता रहा है कि इस चुनाव में उन्हें कैसी चुनौती मिल रही है, और वो जमीनी स्तर को समझ रहे हैं कि 10 साल उन्होंने दिल्ली की जनता को जो झूठे आश्वासन दिए थे कि यमुना साफ हो जाएगी, और सिर्फ जो उनकी जो योजना थी कि जो फ्री बिजली और फ्री पानी के जिस पर वो जिक्र कर रहा है, और कल भी पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि हम सत्ता में आएंगे तो अरविंद केजरीवाल की सारी फ्री बिजली की योजनाओं को हम बंद कर देंगे।
केजरीवाल का ये डर बता रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 47 सीटें कांग्रेस ने जिस तरीके से डिक्लेयर कर दी है, जमीनी स्तर पर कांग्रेस जिस तरीके से केजरीवाल को घेर रही है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केजरीवाल पर हमलावर है, अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अभी तक तो मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ता था, कांग्रेस तो घर पर आराम से सोती थी, इस बार चुनाव में कांग्रेस ताल ठोक रही है, तो मुझे कहीं ऐसा ना हो कि नई दिल्ली जिस सीट पर जहां शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं वह मुझे वहां पटकनी न दे दे। यह डर बता रहा है अरविंद केजरीवाल का, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि 12% से वोट बैंक इधर से उधर किया जा रहा है। यह साफ डर है कि इस बार अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के स्टेज पर चले गए। यह उनके डर का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, किसी भी पत्रकार वार्ता में वो यह नहीं करें कि जिसको जो करना है करो, दिल्ली की जनता मेरे साथ है, मेरा काम बोलेगा। वो अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग रहे, वो इसी आधार पर कि हम योजना लेकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से उसकी एफआईआर दर्ज करा रही है, कांग्रेस एलजी को शिकायत करती है, एलजी उसकी जांच का आदेश दे देते हैं। वो कहीं यह कहने की स्थिति में है कि 10 साल में मैंने जनता को यह दिया है, सिर्फ वो फ्री बस का जिक्र करते हैं, फ्री पानी का और फ्री ब्रिज का जिक्र करते हैं। इसके अलावा उनके पास बताने के लिए 10 साल के शासन में कुछ नहीं है, और उसी आधार पर वो चुनाव में जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं विजय जी। वाकई में मैंने इतने दिनों में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, एक भी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिसमें अरविंद केजरीवाल सबसे पहले ये बोल रहे हों कि हमने ऐसी शिक्षा दे दी जो विश्व स्तरीय है, जो भारत में सबसे अच्छी है। बार बार हर बार जब सामने आना, एक स्कीम लेकर आना, पहले 2100 वाली वो जो स्कीम थी उस पर वो फंस गए, अब वो कह रहे हैं कि वोट इधर उधर हो रहे हैं। वोट इधर उधर हो रहे हैं या कॉन्फिडेंस इधर उधर हो रहा है? वोट की वजह से कॉन्फिडेंस उनका इधर उधर हो रहा है। शिक्षा की बात करना, अपनी योजनाओं की बात करना ठीक है, इसमें एक बात बताओ कि अभी जो है लोकसभा चुनाव हुए, उस समय मार्च में जी इलेक्शन कमीशन ने अपनी वो जो लिस्ट जारी की थी वोटर्स की, उसमें 1,47,42,000 वोटर हैं, ठीक है। और उस समय जो 2019 से 2024 के बीच में जो चेंज हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, जहाँ गिरावट आई थी जी। और सबसे ज़्यादा बड़े थे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। तो वो तो हो गया। उसके बाद अभी जो डेवलपमेंट हुआ है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का रूल क्या है, यदि 2% से ज़्यादा वोट में बदलाव होता है, चाहे वो घटे हों या बढ़े हों, तो आप उनकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को कर सकते हो और इलेक्शन कमीशन उस पर दोबारा से उसको वो करता है। केजरीवाल साहब की कंप्लेंट वहाँ पर हो गई और उन्होंने एक वो कमेटी कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि वो सब अपने रिप्रेजेंटेटिव दे दें और बीएलओ के साथ सारी जो लिस्ट है उसकी शेयर कर लेते हैं और उसकी जांच करवा लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब ये तो बात ठीक हो गई, अब कम हुआ ज्यादा हुआ वो सारे ही लोग कर लेंगे, इसमें नहीं, मतलब उसमें ये साफ है कि कोई साजिश नहीं हो रही। मैं उसका और फिर आप चुनाव आयोग को फिर कहेंगे कि इन्होंने कर दिया, तो वो ये डेवलपमेंट मैं आगे का बता रहा हूँ कि बीएलओ को उन्होंने कहा है कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही ये कर ले। दरअसल जब से ये चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव की बात शुरू हुई है, तब से उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ लग रहा है। आप सोचिए कि कांग्रेस तो पहले जो चुनाव हुए उनमें भी उनके खिलाफ खड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी थी, तब तो उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि वो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, लगातार बात का। हाँ, तो हमेशा ही, और अभी तो आपने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। सबसे ज्यादा परेशान खुद केजरीवाल साहब है इस समय, और उनको लग रहा है कि थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है। अब दिल्ली के सबसे बड़े नेता के तौर पे हम लोग तो देखते, बल्कि कहा जाता है कि दिल्ली में कोई दूसरी पार्टी का भी कोई नेता नहीं है उनसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस उनके पास भी नहीं है, तो फिर क्यों हो रहा है? और मुझे लगता है उनको अपनी योजनाओं पर ही टिके रहकर, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो जो भी बात कर रहे हैं उस पर चर्चा करते रहे उस बात को लेकर। बल्कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी क्या कर रही है कि दिल्ली को, उनको आम आदमी पार्टी को चैलेंज कर रही है कि आपने पंजाब में ये नहीं किया। तो मैंने कहा आम आदमी पार्टी ये कर सकती है, बोलो आप दिल्ली पे चैलेंज के साथ मुझसे बात करिए, पंजाब का चुनाव होगा जब पंजाब की बात करेंगे, वो बात है। और एक और काम कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश में सबसे अच्छा काम उन्होंने किया है केजरीवाल साहब ने, मुझे उनको मानने में कोई शक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उनको क्या करना चाहिए, 3 स्टेट्स कांग्रेस की और 3 स्टेट यूपी बीजेपी रूल्ड है ना, उनके साथ दिल्ली का एक कंपैरेटिव चार्ट जारी कर देना चाहिए, झंझट खत्म, साफ हो जाएगा ना। अब इसमें यमुना मत जोड़ना, आप मुझे मत देखा करो, वो यमुना के लिए उधर देखिए। नहीं केजरीवाल जी को फंसाने के चक्कर में पड़ गए हैं। नहीं, मैं तो अब अगर कंपैरेटिव चार्ट डालेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, साफ हो जाएगी ना इसमें। अरे लेकिन आप ये साफ ही तो नहीं कर रहे ना, यमुना साफ, यमुना थोड़ी स्थिति है, बात साफ करनी है ना, यमुना साफ, सब ऐसे ऐसे कीचड़ किए रहना है।
अच्छा, लेकिन कीचड़ नहीं कर मैं रहे तो हैं, कल कमल भी खिल जाता है। कल परसों भी है ना कहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि भाई हर्ष, आप भी थे जब मैंने कहा कि भाई हर्ष जी तो प्रयागराज के हैं, वो तो कुंभ में स्नान के लिए वहां चले जाएंगे, मैं तो माघ में स्नान यमुना में ही करना चाहता था। मुझे था भरोसा कि हम तो कहेंगे केजरीवाल साहब है ना करा आप दें। भी आइए, कुंभ में तो सभाएं, तो नहीं, आज मन की बात में मोदी जी ने हम भी ये कहा। सोच रहे थे कि केजरीवाल साहब यहाँ यमुना में ही मुझे माघ स्नान करवा देंगे। मैं आप मेरी आपने तकलीफ को नहीं समझ परेशानियों की बात कही, मैं एक क्विक इस पे आपका रिएक्शन ले लेती हूँ हर्षवर्धन जी। अरविंद केजरीवाल की परेशानी क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की परेशानी वही है जो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोट इधर से उधर हो रहा है, यही उनकी परेशानी। इधर से उधर मतलब उनकी तरफ से कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है, उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है। एक वर्ग जो इनके आभा मंडल में था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया था, जो अभी तक सोचता था चलो ठीक है लोकसभा में मोदी, यहाँ केजरीवाल, उसका भ्रम टूटा है तो वो आएगा भाजपा की तरफ। दूसरा वर्ग जो इनकी तरफ आया था कि भाई कम से कम अकलियत के, अल्पसंख्यक के सबसे बड़े नेता हैं, उस वक्त तो मुकेश अंबानी का घर भी गिरवाने पर तैयार हो गए थे। एक उनका वीडियो बड़ा वायरल था कि मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ की जमीन। अब वो भ्रम भी टूटा है। वहां प्रियंका राहुल ज्यादा मजबूती से गाजा से लेके केरल तक, वायनाड तक, और हर जगह वो ज्यादा मजबूती से चिंता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो लड़ाई है, और उसमें संदीप दीक्षित आकर खड़े हो गए और सीधे सीधे कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं। तो इधर से उधर जो वोट होता दिख रहा है, जिसकी आशंका उनको है, होता क्या कोई जानता तो है नहीं क्या होगा, वो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जो आशंका है वो इनको डरा रही है। इसका रेफरेंस इलेक्टोरल लिस्ट नहीं है जी, जो हर्ष जी कर रहे हैं। वोट इधर से उधर हो रहे हैं। बात बिहार की भी हो जाए। बिहार में इस वक्त बीपीएससी एग्जाम को लेकर दंगल छिड़ा हुआ है। अब इनमें जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर इस वक्त पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद में मौजूद हैं। उन्होंने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में ये छात्र संसद बुलाई। प्रशांत किशोर को छात्रों का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि पटना प्रशासन ने प्रशांत किशोर के छात्रों की आयोजित की गई इस पूरी सभा के लिए इजाजत तो नहीं दी थी, लेकिन फिर भी छात्र और प्रशांत किशोर के समर्थक पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर गांधी मैदान में पहुंचे हैं। अब देखिए, दो बातें हैं। प्रशांत किशोर एक नई तरीके की वेव लेकर आ रहे हैं, लेकिन यही वेव तो हमने दिल्ली में भी महसूस की थी कि अरविंद केजरीवाल एक नई हवा की तरह आएंगे, एक नई तरीके की राजनीति करेंगे, लेकिन फिर आखिर में वही बात हो जाती है, वही कहानी हो जाती है, ढाक के तीन पात। प्रशांत किशोर भी नहीं, तीन पात वाली बात नहीं, ये बाबा भारती के घोड़े की कहानी जैसा है। मैं बार बार कहता हूं कि केजरीवाल साहब का जो पूरा मूवमेंट्स के जिससे वो आए ना, उन्होंने जो किया वो किया, उससे नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो कुछ दूसरे लोग भी आकर निकलते हैं, तो हमें उन पर भरोसा करना मुश्किल होता है। नहीं, लेकिन उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है सर। उम्मीद से पूरे ना उम्मीद, ना उम्मीद में नहीं हो रही हो, लेकिन मैं एक बात सर जी, भले किसी को फायदा हो, नुकसान हो, प्रशांत किशोर की बात न करें। बीपीएससी के लिए, उसकी परीक्षा के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और जिस तरह से नीतीश सरकार ने, प्रशासन ने वहां लाठीचार्ज किया है, वो शर्मसार करने वाला है। और मैं बार बार कहता हूं, कई बार होता है, छात्र, हर कोई छात्र से ही आगे बढ़ा है। हम लोग तो कह छात्र राजनीति, तो छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन आपकी पुलिस पीटने लगती है तो आप नहीं बात कर पाते हैं। आप सुशासन की बात करते हो, छात्र आंदोलित रहते हैं, आप उनसे जाके बात नहीं कर पाते। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कई बार आप जो कह रहे हैं वही सही हो, विद्यार्थियों को गलत पता हो, लेकिन आपको उनको जाकर बताना चाहिए, समझाना चाहिए। बात तो करनी चाहिए, बातों से ही बात बनती भी है। अब बातचीत का रास्ता खत्म करके आप लाठी डंडे का सहारा ले लेंगे, ऐसे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? प्रशांत किशोर ने खैर इस पूरे मसले पर क्या बोला, एक बार प्रशांत किशोर का बयान आपके सामने रखते हैं। तो गुट में मत बटिए, प्रशांत किशोर के भी गुट में मत आइए, आप अपना गुट बनाइए। आपके साथ हम खड़े हैं। खड़े किस लिए हैं? आपके री एग्जामिनेशन के मांग के दिन हम नहीं आए थे, लेकिन जिस दिन आप पर लाठी चली है उस दिन आए हैं। और यहाँ प्रशासन ने बड़ा पुलिस लगा रखा है, किसी का दम नहीं है कि हम पर लाठी चलाए बगैर इसलिए आए हैं। खड़े रहे कि छोड़कर जाएं? आइए जरा, खड़े रहना है कि छोड़ के जाना है? विजय जी, देखिए, चुनाव तो उन्होंने भी लड़ा, उनकी पार्टी जन स्वराज ने भी कोशिश तो की, वहां सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पूरी तरह असफल हो गए हैं। वो एक यूथ के दिल में क्या जगह बना पा रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है विजय जी? बिल्कुल ठीक बात नहीं, उस इलेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो एक स्टेप था कि भाई वहाँ पर एक ज़मीन, जैसे खेती में पहले आप हल चलाने का काम, और हल चलाने से भी पहले को ज़मीन को साफ करते ना,
वो काम उस खरपतवार खरपतवार हटाना और वो सारा काम हुआ है। अब और ये भी गारंटी नहीं कि इस इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा काम जनस्वराज पार्टी कर लेगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी जगह बना सकती है। और यदि वो छात्र आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं, बिहार की राजनीति तो वैसे देश भर की राजनीति भी, लेकिन बिहार की राजनीति का तो छात्र राजनीति ने एक नया चेहरा दिया था, एक आंदोलन खड़ा किया था जब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ था जेपी के दौर में। तो आज कितना यूथ उनके साथ खड़ा हो जाता है, कितना यूथ उनको समर्थन देता है, उससे उस चुनाव पर असर पड़ेगा। लेकिन एक नया चेहरा बिहार की राजनीति में आ रहा है। जो अभी तक हम समझ रहे थे कि 3 लोग हैं, नीतीश कुमार जी है, भारतीय जनता पार्टी है और एक ही है, उनके दाएं बाएं कोई है, कोई नहीं है। तो अब प्रशांत किशोर कितनी नई ताकत के तौर पर खड़े हो सकते हैं, ये चुनाव बताएगा। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी बात है कि वो दोनों की राजनीति को जानते हैं। वो नीतीश कुमार के साथ भी पार्टी में रहे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, बहुत करीबी उसके सलाहकार रहे, तो वो नीतीश कुमार की राजनीति को भी जानते हैं, वो लालू की राजनीति को भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी वो जानते हैं। और राजनीति में कोई सभी राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, तो सबकी राजनीति को जानते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जनस्वराज को उन्होंने जमीनी स्तर पर तैयार किया है, निश्चित रूप से 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला, जब अक्टूबर नवंबर जब चुनाव होंगे, प्रशांत किशोर एक फैक्टर बनकर जरूर आएंगे। अब उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होता है? क्या तेजस्वी यादव सबसे बड़ा उसका नुकसान उठाते हैं, कि नीतीश कुमार को सबसे बड़ा नुकसान होता है, कि भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है? देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार की जनता को एक और ऑप्शन मिल गया है कि भाई अगर आपने लालू को भी 15 साल देखा है, आपने नीतीश बीजेपी को भी 15 साल देखा है, तो क्यों ना हम जनस्वराज को 5 साल देखें। तो जनता के पास एक ऑप्शन है देखने के लिए। हाँ, हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, आप जरा छात्रों से ही बात कर लें, उनकी मांगे क्या हैं और क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधित्व, कोई प्रतिनिधि नेता वहां पर पहुंचा, कोई नुमाइंदा है, उनसे बात करना चाहता भी है? देखिए, यहाँ प्रशासन के लोग जरूर हैं, लेकिन चूंकि ये इजाज़त नहीं दी गई थी, पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि उनको प्रदर्शन की इजाज़त यहाँ नहीं है, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से बातचीत या प्रशासन की तरफ से अभी बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस किसी तरह कोशिश ये कर रही थी लगातार कि यहाँ से छात्र हट जाएं, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, छात्र जुटते गए। और चूंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इस पूरे आंदोलन को एक तरह से नेतृत्व करने का जब कल फैसला लिया, और प्रशांत किशोर ने ही ये आह्वान किया कि हम पटना के गांधी मैदान में पहुंचे। इससे पहले गर्दनी बाग, जो कि एक निर्धारित जगह है धरना के लिए, वहां पर छात्र थे, तो वहां शायद वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा था। यहाँ गांधी मैदान एक बहुत बड़ा मैदान है, और यहाँ गांधी जी की जो मूर्ति आपको नजर आ रही है, इसी के नीचे प्रशांत किशोर ने कहा कि छात्र जुटे, यहाँ छात्र संसद होगा। और आप देखिए कितनी संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। गांधी मैदान का जो एक कोना है वो छात्रों से भर गया है, और सुबह से लगातार छात्र आ रहे हैं। जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उनके कार्यकर्ता भी हैं, और जाहिर है प्रशांत किशोर एक नई कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को स्थापित करने की, और ऐसे में उनको जो एक मुद्दा कहें छात्रों का ये मिला है, तो उनके लिए भी ये जो है एक संजीवनी का काम कर रहा है। तो प्रशांत किशोर जो है इसीलिए इस मुद्दे को आगे बढ़कर यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने संबोधन किया और उसमें इशारा भी किया कि एक दिन आने से काम नहीं चलेगा, यानी 4 जनवरी को परीक्षा है। प्रशांत किशोर संभव है कि इस आंदोलन को लंबा अभी खींचें, और छात्रों से इसलिए उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने मार्च की बात भी कही है। लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ है उसको लेकर भी छात्र काफी नाराज हैं, और काफी संख्या में जो छात्र हैं, चूंकि सबकी नजर अभी प्रशांत किशोर की तरफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ यहाँ पर छात्रों की दिखाई दे रही है। अब देखिए, चुनाव अभी दूर हैं, और चुनाव में क्या होगा, उस वक्त कितना लोगों का समर्थन मिलेगा, वो आगे की बात है। लेकिन आज अगर बिहार के हेडलाइन अगर अखबारों की होगी, तो उसमें एक चेहरा प्रशांत किशोर का तो जरूर होगा, क्योंकि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। देश की जो नब्ज है वो ये छात्र ही है, वो देश के युवा ही है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए।